आज हम लोग आपकी कक्षा 12 में कवि गिरिजा कुमार माथुर जी द्वारा रचित कविता चित्रमय धरती के पहले पद्यांश का संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य लिखना सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग हमेशा की तरह इस पद्यांश में जितने भी शब्द आए हुए हैं पहले हम लोग इन सभी शब्दों का सरल अर्थ जानेंगे। फिर उसके बाद हम लोग इस पद्यांश की व्याख्या को सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस पद्यांश में आए हुए सभी शब्दों का सरल अर्थ देख लेते हैं। ये सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। धूसर, धूसर मतलब धूल से भरी हुई। धूसर मतलब धूल से भरी हुई। सांवर, सांवर मतलब सांवली। सांवर मतलब सांवली। मटियाली, मटियाली मतलब मटमैली। मटियाली मतलब मटमैली। काली धरती, सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। फैली है, ये भी सरल है। कोसों, देखिए कोस दूरी का मात्रक होता है, तो हम लोग थोड़ा सा इसको बदल के कहेंगे कोसों दूर दूर तक। कोसों दूर दूर तक, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आसमान के घेरे में, सभी शब्द सरल हैं। रूखों, रूखों का मतलब वृक्षों या पेड़ों, दोनों होता है, कोई एक लेके आप व्याख्या कर सकते हैं। छाए, छाए मतलब छाए हुए। छाए मतलब छाए हुए। नालों के हैं तिरछे ढलान, सभी शब्द सरल हैं। फिर देखिए, चाहे आप फिर कह के व्याख्या कर लीजिए, चाहे आप इसको अपनी सुविधा के अनुसार कहीं कह सकते हैं, कहीं, ठीक है, कहीं। हरे भरे लंबे चढ़ाव, सभी शब्द सरल हैं। झरबेरी, देखिए झरबेरी का मतलब जो छोटी छोटी बेर की झाड़ियाँ होती हैं जंगलों में, उसको झरबेरी कहते हैं। लेकिन हम लोग झरबेरी कह के ही व्याख्या कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ढाक, देखिए ढाक भी जंगल में पाया जाने वाला एक वृक्ष है, एक पेड़ है। इसको पलाश के नाम से भी जाना जाता है। हमारे तरफ तो इसको लोकल भाषा में छूल बोलते हैं। इसका पत्तल दोना बनता है, तो आप पलाश कह के व्याख्या कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कास, देखिए कास क्या है कि शरद ऋतु में एक फूलने वाली घास है। जब शरद ऋतु होती है तो एक घास होती है जो मतलब कि रुई की तरफ फूलती है, तो कास, ठीक है। आप कास कह के व्याख्या कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। से सरल है। पूरित माने पूर्ण या भरी हुई, पूरित पूर्ण या भरी हुई। टीलों तक, टीलों तक दोनों शब्द सरल है। वैसे टीले का मतलब होता है जो ढेर, मतलब टीला मतलब ढेर, उठा हुआ स्थान, ठीक है। जिनके पीछे, देखिए यहाँ पर जिनके पीछे का मतलब है ये जो झरबेरी के झाड़ियाँ हैं, ढाक के पेड़ हैं, कास के फूल हैं, इनसे, ठीक है, इन्हीं के लिए आया है कि जिनके पीछे। छिप जाती हैं, सरल है। गढ़ बाटों, देखिए गढ़ बाटों का मतलब कि सघन वनस्पतियों के बीच के रास्ते, जो सघन, जो घने जंगल हैं, घनी वनस्पतियां हैं, उनके बीच से जो रास्ते जाते हैं उनको गढ़बाट कहा गया है। बाट माने आपको पता है रास्ता होता ही है, ठीक है। की रेखा गहरी, तीनों शब्दों का हम ऐसे ही प्रयोग कर लेंगे। ये सरल है। अगर आप चाहें तो ए को बदल के कहीं भी कह सकते हैं, ठीक है। ए को आप चाहें तो सुविधा के अनुसार कहीं भी कह सकते हैं। सोंधी, सोंधी माने सुगंधित। सोंधी माने सुगंधित। घास सरल है। ढकी, ये भी सरल है। रूंदे, देखिए रूंदे का मतलब मैदान, जो घास से युक्त मैदान है, तो रूंदे मतलब मैदान है, सरल है। धूप बुझी, देखिए धूप बुझी का मतलब है धूप से ढकी हुई। धूप बुझी मतलब धूप से ढकी हुई। हारे भूरी, देखिए ये घास के मैदान के लिए आया है। हारे भूरी, इसका मतलब जो घास के मैदान है उन्हीं के लिए आया है कि वो धूप से ढकी हुई हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
सूनी सूनी सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। आप सूना जानते हैं, जहाँ निर्जन हो सूना हो तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। उन चारागाहों के, सभी शब्द सरल हैं। पार कहीं, देखिए पार कहीं का मतलब है दूसरी ओर, पार कहीं का मतलब दूसरी ओर। धुंधली छाया बन चली गई है, सभी शब्द सरल हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत बदलाव करना होगा तो व्याख्या करते समय कर लेंगे। पांत, देखिए पांत का मतलब पंक्तियां या कतारें, यानी वृक्ष जो है वो लाइन से लगे हुए हैं, कतारें बनी हुई हैं, ठीक है। दूर के सरल है। पेड़ों की उन, सभी शब्द सरल हैं। ताल, देखिए ताल का मतलब ताड़, जो ताड़ के ऊंचे ऊंचे वृक्ष होते हैं तो ताड़। वृक्ष के सरल है। झौरों, देखिए झौरों का मतलब समूह, झौरों माने जो वृक्ष है उनका समूह। के आगे दिखती नीली पहाड़ियों की, सभी शब्द सरल हैं। झाई, झाई माने परछाई, झाई माने परछाई। जो, देखिए ये जो शब्द है ना, ये पहाड़ियों के लिए आया है। कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि जो पहाड़ियाँ हैं उनकी। लटें, लटें का मतलब बाल, लट माने बाल होता है तो लटें माने बाल। पसारे हुए मतलब फैलाए हुए, ठीक है। जंगलों से मिलकर हैं एक हुई, देखिए जंगलों से मिलकर हैं एक हुई, इतने पूरे का मतलब है कि जंगलों को ढक लिया है। जो नीली नीली पहाड़ियों की परछाई है उसने पूरे पहाड़ों को, पूरे जंगलों को ढक लिया है, ठीक है। व्याख्या में और स्पष्ट हो जाएगा। तो सभी शब्दों का सरल अर्थ हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोगों को इस पद्यांश की व्याख्या सीखनी है, लेकिन इसकी व्याख्या को सीखने से पहले हम लोग थोड़ा सा इसका संदर्भ और प्रसंग लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसकी व्याख्या को सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका संदर्भ लिख लेते हैं। तो आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित चित्रमय धरती शीर्षक कविता से उद्धृत है। इसके रचयिता गिरिजा कुमार माथुर जी हैं। यह पद्यांश उनके प्रसिद्ध कविता संकलन लैंडस्केप धूप के धान में संकलित है। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका संदर्भ भी पूरा हो जाएगा। चलिए अब प्रसंग लिख लेते हैं। तो आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने दूर दूर तक फैली हुई धरती के सौंदर्य का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका प्रसंग भी पूरा हो जाएगा। चलिए अब हम लोग इस पद्यांश की व्याख्या को सीखते हैं। तो कवि कहते हैं, ये धूसर सांवर मटियाली काली धरती फैली है कोसों आसमान के घेरे में। प्रस्तुत पद्यांश में कवि धरती के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि, अब आ जाइए पद्यांश पर, कहते हैं कि ये धूल से भरी हुई, धूसर धूल से भरी हुई, ये धूल से भरी हुई सांवली, सांवर सांवली, ये धूल से भरी हुई सांवली मटमैली, मटियाली मटमैली, ये धूल से भरी हुई सांवली मटमैली काली धरती आसमान के घेरे में कोसों दूर दूर तक फैली हुई है। पूर्ण विराम लगाएंगे और थोड़ा सा और लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ध्यान से सुनिए। अर्थात यह धरती बहुत ही विशाल है। पूर्ण विराम लगा देंगे और 2 लाइन की व्याख्या पूरी हो जाएगी। चलिए एक बार फिर से दोनों लाइन की व्याख्या को सीखते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके
पहले थोड़ा सा लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, एक बार फिर ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत पद्यांश में कवि धरती के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि, अब आ जाइए पद्यांश पर। कहते हैं कि ये धूल से भरी हुई सांवली मटमैली काली धरती आसमान के घेरे में कोसों दूर दूर तक फैली हुई है। पूर्ण विराम लगाएंगे और थोड़ा सा और लिखेंगे। अर्थात यह धरती बहुत ही विशाल है। पूर्ण विराम लगा देंगे और 2 लाइन की व्याख्या पूरी हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। आगे कवि कहते हैं, रूखों छाए नालों के हैं तिरछे ढलान, फिर हरे भरे लंबे चढ़ाव, झरबेरी ढाक कास से पूरित टीलों तक, जिनके पीछे छिप जाती है गढ़ बाटों की रेखा गहरी। इन 4 लाइन को हम लोग एक साथ लेंगे तो हो जाएगा। आगे कवि कहते हैं कि कहीं, इतना पहले जोड़ लीजिए। आगे कवि कहते हैं कि कहीं, अब आ जाए लाइन पर, कहीं वृक्षों के, रूखों वृक्षों के, कहीं वृक्षों के छाए हुए नालों के तिरछे ढलान हैं, तो कहीं, फिर को बदलिए, तो कहीं हरे भरे लंबे चढ़ाव हैं, और कहीं झरबेरी पलास कास से पूर्ण, पूरित पूर्ण, कास से पूर्ण टीले हैं, टीलों तक टीले हैं, जिनके पीछे सघन वनस्पति के मार्गों की, गढ़ बाटों की, सघन वनस्पति के मार्गों की गहरी रेखा छिप जाती है, और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए एक बार फिर से इन 4 लाइन की व्याख्या को सीखते हैं, लेकिन पहले इन 4 लाइन का भाव आप मेरे शब्दों में सुन लीजिए तो व्याख्या आसान हो जाएगी। आप सुन के भी लिख देंगे तब भी हो जाएगा। देखिए इन 4 लाइन में कवि ये कह रहे हैं कि कहीं पर वृक्षों के छायों के जो नाले बने हुए हैं उनके तिरछे ढलान हैं, तो कहते हैं फिर कहीं पर कहीं हरे भरे लंबे चढ़ाव हैं, यानी चढ़ाव उतार हैं। कहते हैं कहीं झरबेरी ढाक और कास घास से पूरी टीले हैं, और ये टीले इतने ऊंचे हैं कि इनमें जो जंगल के रास्ते हैं, जो वनस्पतियों के सघन मार्ग हैं, उनकी गहरी रेखाएं भी छिप जाती हैं, यानी वो मार्ग इन झरबेरी ढाक कास इनके कारण वो मार्ग दिखाई नहीं देते हैं। बस यही बात कह रहे हैं। कैसे कह रहे हैं, चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। तो कवि कहते हैं, कहीं कहीं वृक्षों के छाए हुए नालों के तिरछे ढलान हैं, तो कहीं हरे भरे लंबे चढ़ाव हैं, और कहीं झरबेरी पलास कास से पूर्ण टीले हैं, जिनके पीछे सघन वनस्पति के मार्गों की गहरी रेखाएं छिप जाती हैं, और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे कवि कहते हैं, ये सौंधी घास ढकी रूंदे हैं, धूप बुझी हारे भूरी, सूनी सूनी उन चारागाहों के पार कहीं धुंधली छाया बन चली गई है, पांत दूर के पेड़ों की उन ताल। इन 3 लाइन को एक साथ लेंगे तो हो जाएगा। आगे कवि कहते हैं, कहीं, ये को बदलिए, कहीं सुगंधित घास से ढके हुए मैदान हैं, रूंदे मैदान हैं, कहीं सुगंधित घास से ढके हुए मैदान हैं, जो, हारे भूरी को बदलिए जो का मतलब मैदान के लिए आया है तो 2 बार मैदान नहीं बोलेंगे, एक बार जो कह लेंगे, जो धूप से ढके हुए हैं, धूप बुझी जो धूप से ढके हुए हैं, सूने सूने सूनी सूनी सूने सूने उन
चारागाहों के दूसरी ओर, पार कहीं दूसरी ओर, सूने सूने उन चारागाहों के दूसरी ओर, उन ताड़ के, ताड़ के, उन ताड़ के वृक्षों की, पेड़ों की, वृक्षों की कतारें, 5 कतारें दूर दूर तक लगे हुए हैं, दूर दूर तक लगे हुए हैं, जिनकी धुंधली छाया दूर दूर तक बनती चली गई है। और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए एक बार फिर से इन तीनों लाइन की व्याख्या को सीखते हैं, लेकिन पहले इनका भाव आप मेरे शब्दों में सुन लीजिए तो व्याख्या आसान हो जाएगी। देखिए इन तीनों लाइन में कवि ये कह रहे हैं कि कहीं पर सुगंधित घासों से ढके हुए मैदान हैं, और ये जो मैदान है, ये जो हरे भूरी ये मैदान है, इन पर धूप फैली हुई है, धूप से ढके हुए हैं। और कहते हैं कि जो सूने सूने चारागाह है, देखिए भाई जहाँ घास होगी तो चारागाह तो होगा, तो कह रहे हैं कि वो जो सूने सूने चारागाह हैं उनके दूसरी ओर ताड़ के बड़े बड़े वृक्षों की जो कतारें हैं, जो उनकी पंक्तियां हैं, दूर दूर तक लगी हुई हैं। और वो जो ताड़ हैं उनकी जो धुंधली छाया है, वो छाया भी दूर दूर तक बनती हुई चली गई है। बस यही बात कह रहे हैं। कैसे कह रहे हैं, चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। तो कवि कहते हैं कहीं, ये को मैंने कहा बदल लीजिए, कहीं, व्याख्या आसान हो जाएगी, कहीं सुगंधित घास के ढके हुए मैदान हैं जो धूप से ढके हुए हैं, सूने सूने उन चारागाहों के दूसरी ओर, उन ताड़ के पेड़ों की पंक्तियां दूर दूर तक लगी हुई हैं, जिनकी धुंधली छाया दूर दूर तक बनती चली गई है। और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे कवि कहते हैं वृक्ष के झौरों के आगे दिखती नीली पहाड़ियों की झाई, जो लटे पसारे हुए जंगलों से मिलकर है एक हुई। बहुत ही सरल लाइन है। आगे कवि कहते हैं वृक्षों के समूहों के आगे, झौरों माने समूह, वृक्षों के समूहों के आगे नीली पहाड़ियों की परछाई दिखती है, जिसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो पहाड़ी रूपी नारी, जो को बदलिए, मानो पहाड़ी रूपी नारी अपने बालों को फैलाए हुए संपूर्ण जंगलों को ढक लिया है। देखिए जंगलों से मिलकर है एक हुई, इसका मतलब है जंगलों को ढक लिया है, मानो जंगलों को ढक लिया है। पूर्ण विराम लगाएंगे और इस बात को थोड़ा सा स्पष्ट करने के लिए और लिखेंगे। क्या लिखेंगे वो भी सुन लीजिए। कहने का तात्पर्य है कि धरती के इस दृश्य को दूर से देखने पर पहाड़ियाँ और जंगल दोनों एक ही रूप तथा आकार के दिखाई दे रहे हैं, वे अलग अलग नहीं लगते। इस प्रकार कवि ने धरती के भव्य रूप का वर्णन किया है। पूर्ण विराम लगा देंगे और 2 लाइन की व्याख्या पूरी हो जाएगी। चलिए एक बार फिर से इन दोनों लाइन की व्याख्या को सीखते हैं, लेकिन इन दोनों लाइन का भाव आप मेरे शब्दों में ज़रा सा सुन लीजिए। देखिए कवि ये कह रहे हैं कि जो वृक्षों के समूह है, वृक्ष के झौर, जो वृक्षों के समूह हैं उनके आगे जो नीली पहाड़ियों की परछाई है वो दिखाई पड़ रही है, और उनको देख करके, उन पहाड़ियों को देख करके कवि को ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई पहाड़ी रूपी नारी, पहाड़ी रूपी स्त्री अपने बाल फैला करके पूरे जंगलों को ढक लिया है। यानी जंगल और पहाड़ अब एक जैसे दिख रहे हैं, अलग अलग नहीं दिखाई दे रहे हैं। बस यही बात कवि कह रहे हैं। कैसे कह रहे हैं, चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। तो कवि कहते हैं वृक्षों के समूहों के आगे नीली पहाड़ियों की
परछाई दिखाई दे रही है, जिसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे पहाड़ी रूपी नारी ने अपने बालों को फैला करके संपूर्ण जंगल को ढक लिया है। मैंने कहा कि पूर्ण विराम लगाएंगे और थोड़ा सा और लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एक बार फिर से सुन लीजिए। कहने का तात्पर्य यह है कि धरती के इस दृश्य को दूर से देखने पर पहाड़ियाँ और जंगल दोनों एक ही रूप तथा आकार के दिखाई दे रहे हैं, वे अलग अलग नहीं लगते। इस प्रकार कवि ने धरती के भव्य रूप का वर्णन किया है। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। चलिए अब थोड़ा सा काव्य सौंदर्य भी देख लेते हैं। यदि हम लोग इस पद्यांश में रस की बात करें तो इसमें श्रृंगार रस है। छंद ये मुक्त है, आप मुक्तक भी कह सकते हैं। यदि अलंकार देखा जाए तो इस पद्यांश में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, रूपक अलंकार और मानवीकरण अलंकार, ये 3 मुख्य अलंकार हैं। भाषा इस पद्यांश की काव्यात्मक खड़ी बोली है। शैली इसकी चित्रात्मक है। गुण इसमें प्रसाद है और शब्द शक्ति इसमें अभिधा और लक्षणा दोनों है।